हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं हिंदी की प्रैक्टिस सेट। हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और PYQ सभी को मिला करके डेली हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं और डेली आपके साथ यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो उसी श्रृंखला में हमारी ये आज की क्लास है। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? जो ओ और औ होते हैं ये किस प्रकार के वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए तालव्य, बी मूर्धन्य, सी दंतोष्ठ्य या डी कंठोष्ठ्य। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कंठोष्ठ है, यानी कि जो कंठ और ओठ, होठ मतलब ओष्ठ बोलते हैं, तत्सम शब्द होता है ओठ, वैसे ओठ होठ बोल देते हैं। तो जो कंठ और होठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं वो आपके कंठ ओष्ठ वर्ण होते हैं। ओ और औ ये दोनों के दोनों आपके कंठ और होठ ओष्ठ दोनों के सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इनको कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, यानी कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? ऑप्शन ए 50, बी 52, सी 54 या डी 55। तो फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं ये पूछा गया आपसे, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 52। हिंदी वर्णमाला में आपके टोटल वर्ण 52 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, यानी कि इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए विदोही, बी वैदेही, सी आपका सी है वैदेही या डी विदेही। तो साथियों देखिए, यहाँ पर जो आपकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है वो लिखी हुई है ऑप्शन नंबर सी में वैदेही। जो वैदेही लिखा हुआ है ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा जाता है। बाकी की और वर्तनी इनमें लिखी हुई है जो गलत है। ऑप्शन सी में बिल्कुल सही वर्तनी है, शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी छांटनी है, कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए मानवीकरण, बी मानवीयकरण, सी मानवीकरण या डी मानवीकरण। तो शुद्ध वर्तनी जो आती हैं सब साथियों, तो उनमें बड़े ही ध्यान देना पड़ता है क्योंकि छोटी छोटी सी माइनर मिस्टेक होती हैं। तो इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी में मानवीकरण। जो शब्द होता है वो आपका होता है मानवीकरण। मानवीकरण शब्द होता है, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है? अब जो महेंद्र शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए महाधन इंद्र, बी महेधन इंद्र, सी माहीधन इंद्र या डी महेधन इंद्र। तो साथियों, महेंद्र का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका महाधन इंद्र। आपका यहाँ पर ए सही होगा, महाधन इंद्र मिलकर के बनेगा आपका महेंद्र। और साथियों इसमें आपकी संधि कौन सी हो जाएगी? इसमें गुण स्वर संधि होगी आपकी। एक मात्रा है, देखिए एक ही एक मात्रा। मैंने ये संधि की एक छोटी सी ट्रिक की वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मनह धन अनुकूल का संधि है, यानी कि मनह धन अनुकूल जो शब्द है इसका संधि क्या होगा? अभी तक हमने संधि विच्छेद किया था, इसमें आपको संधि करना है। ऑप्शन ए मनोकूल, बी मनोनुकूल, सी मनोनुकूल या डी मनोनुकूल। तो साथियों, मनह धन अनुकूल का जो संधि होगा वो होगा मनोनुकूल। ऑप्शन ए में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा मनोनुकूल। ये बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऋण मुक्त में कौन सा समास है? अब ऋण मुक्त में समास बताना है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए अपादान तत्पुरुष, बी अधिकरण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष या डी कर्ण तत्पुरुष। तो साथियों देखिए, ऋण मुक्त इसका जो विग्रह करेंगे आप, सामासिक विग्रह करेंगे इस शब्द का, तो वो होगा ऋण से मुक्त, यानी कि
ऋण से उसको मुक्ति मिल गई, ऋण से मुक्त। तो आपका इसमें कौन सा कारक चिन्ह आया, ऋण से मुक्त, से कारक चिन्ह आया। अब ये देखिए से कारक चिन्ह कौन से कारक में होता है, से होता है आपका अपादान कारक में, किसी से अलग होना। जैसे ऋण से मुक्ति मिल गई उसको, यानी वो उससे अलग हो गया, छूट गया उसका पीछा ऋण से, तो उसको मुक्ति मिल गई। यहाँ पर आपका अपादान तत्पुरुष होगा, ऑप्शन ए में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आर्द्रक का तद्भव क्या होगा। जो आर्द्रक शब्द है इसका तद्भव बताना आपको। ऑप्शन ए अदरक, बी आर्द्र, सी अदरक या डी अदरक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी में अदरक। आर्द्रक का जो तद्भव होता है वो होता है अदरक। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है, यानी जो उर्दू शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए अपभ्रंश, बी तुर्की, सी फारसी या डी अरबी। तो साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तुर्की भाषा। जो उर्दू है वो आपका तुर्की भाषा का लिया हुआ शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द होता है उर्दू। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा शब्द कृत्रिम का विलोम है, यानी कि जो कृत्रिम होता है उसका विलोम बताना आपको। ऑप्शन ए प्राकृतिक, बी निर्मित, सी स्वाभाविक या डी असली। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए में प्राकृतिक। देखिए कृत्रिम शब्द जो होता है यानी कि कोई मानव द्वारा बनाया हुआ वो कृत्रिम चीज होती है। प्राकृतिक चीज जो प्रकृति ने बनाई है, प्रकृति के द्वारा बनाई गई वो प्राकृतिक चीज होती है। तो मानव के द्वारा बनाया हुआ कृत्रिम और प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ प्राकृतिक, तो इसलिए ये कृत्रिम का अपोजिट होगा, विलोम होगा प्राकृतिक। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंधकार का विलोम शब्द क्या है। जो अंधकार शब्द है इसका विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए अधिकार, बी प्रशांति, सी अबोध या डी प्रकाश। तो फ्रेंड्स देखिए अंधकार जो शब्द होता है उसका विलोम होगा आपका यहाँ पर प्रकाश। अंधकार मतलब अंधेरा, जहां पर अंधेरा हो, प्रकाश उजाला, उजाला होगा वहां पर वे उसका विलोम हो जाएगा प्रकाश। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, वो कौन सा नहीं है ये बताना आपको। ऑप्शन ए कमलेश, बी कमलाकांत, सी कमलापति या डी कमलासन। तो साथियों यहाँ पर देखिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कमलासन। देखिए जो कमलासन है मतलब कमल का आसन, कमल के आसन पर कौन बैठता है, कमल के आसन पर कौन बैठता है, देवी लक्ष्मी। ये आपका देवी लक्ष्मी का पर्यायवाची होगा, ना कि विष्णु का। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होगा। बाकी कमलेश और कमलाकांत और कमलापति, कमलापति लक्ष्मी जी का पति विष्णु, ये आपके पर्यायवाची होंगे विष्णु के, लेकिन कमलासन नहीं होगा। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। जो जल का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है। ए पानी, बी नल, सी नीर या डी अम्बु। अब देखिए साथियों जो पानी होता है ये जल का समानार्थी शब्द होता है, नीर होता है ये भी होता है, अम्बु होता है ये भी होता है, लेकिन जो नल होता है, नल जल का समानार्थी नहीं होता है। नल से भाई जल निकलता है लेकिन उसका समानार्थी थोड़ी होगा वो, नल से तो जल ही निकलता है लेकिन नल उसका समानार्थी नहीं होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही है, नल बिल्कुल अलग हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 14वां क्वेश्चन, विरासत शब्द का अर्थ है। जो विरासत शब्द है, जो विरासत है इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए प्रकृति से प्राप्त, बी पुरखों से प्राप्त, सी मित्रों से प्राप्त या डी मूल्य देकर खरीदा हुआ। अब देखिए विरासत चीज जो क्या होती है, बोलते ना किसी को कि उसको बाप दादाओं की विरासत में मिल गई ये चीज, इतनी जमीन उसको विरासत में मिली, यानी कि जो हमारे पूर्वजों से पुरखों से जो हमें चीज प्राप्त होती है वो विरासत में मिलती है। वो विरासत का अर्थ होता है, पुरखों से प्राप्त होना कोई चीज वो विरासत होता है। तो विरासत का अर्थ होगा आपका यहाँ पर पुरखों से प्राप्त होना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है। जो घोड़े बेचकर सोना मुहावरा होता है इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए रुकावट होना, बी निश्चिंत होना, सी हानि पहुंचना या डी संकट में पड़ना।
अब देखिए घोड़े बेचकर सोना, बोलते हैं ना जैसे कोई कि वो तो घोड़े बेचकर सोया हुआ है, यानी कि वो बिल्कुल निश्चिंत बैठा है, उसको कोई चिंता फिक्र नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत हुआ पड़ा है वो। तो घोड़े बेचकर सोना उसका अर्थ होता है मुहावरे का निश्चिंत होना। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ है। अब चांद पर थूकना मुहावरा जो होता है इसका अर्थ बताना आपको। ऑप्शन ए, पुरुष महान पुरुष पर लांछन लगाकर स्वयं अपमानित होना, बी बढ़कर बात करना, सी महत्वाकांक्षी होना, या डी अपमान करना। तो फ्रेंड्स जो चांद पर थूकना काम होता है उसका मुहावरे का सही अर्थ होगा महान पुरुष पर लांछन लगाकर स्वयं अपमानित होना, यानी कि कोई पुरुष महान पुरुष है या कोई बड़ी चीज है, कोई महानता वाली कोई भी वस्तु है या महानता कोई महान पुरुष है, उस पर लांछन लगाकर आप कुछ उस पर लांछन लगाओगे तो आप उसको तो स्वयं अपमानित हो जाओगे। कि मतलब महान पुरुष पर लांछन लगाकर, महान पुरुष पर आरोप लगाकर स्वयं अपमानित होगे, ये आपका सही अर्थ होगा चांद पर थूकने का। कि तू चांद पर क्यों थूक रहा है, मतलब कि महान पुरुष पर लांछन लगाकर स्वयं अपमानित होना। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से भाववाचक संज्ञा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? ए तप, बी तीर, सी भरत, या डी चिंता। अब देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसको आप महसूस कर सकते हैं वो भाववाचक संज्ञा होगी, भाव प्रकट होगा उसमें। तप, तीर, भरत ये आपकी भाव संज्ञा वाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन जो चिंता है, चिंता आपको महसूस कर सकते हैं उसको, चिंता को, है ना। चिंता में भाव प्रकट होता है, चिंता कोई व्यक्ति चिंतित होता है अपने आप दिख जाता है वो चिंता में है, तो वो चिंता आपकी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, मैं कौन सा कारक है? ये जो वाक्य लिखा हुआ है मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसमें आपको कारक बताना है। ऑप्शन ए कर्ता कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक, या डी संप्रदान कारक। तो साथियों अब वाक्य को देखिए, वाक्य में क्या लिखा हुआ है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। यहाँ पर आपको कारक चिन्ह कौन सा मिला? मैं, है ना, आपको कारक चिन्ह मिला मैं। अब देखिए मैं आपका कौन से कारक में होता है? मैं होता है आपका अधिकरण में, अधिकरण कारक में होता है। दो चिन्ह आते हैं, एक मैं आता है और एक आता है आपका पर। ये दो चिन्ह आते हैं अधिकरण कारक में, मैं और पर। आपको यहाँ पर क्या मिला? मैं। अब मैं किस में आता है? अधिकरण में, तो हमारा जवाब हो जाएगा अधिकरण कारक। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इस वाक्य में जो कारक है वो है आपका अधिकरण कारक। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उसका लड़का लंबा है, मैं विशेषण का चयन कीजिए। यानी जो वाक्य है ये उसका लड़का लंबा है, इसमें आपको विशेषण बताना, विशेषण शब्द कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए लड़का, बी लंबा, सी उसका, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब साथियों देखिए पहले विशेषण को पता होना चाहिए आपको। विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है किसी चीज की विशेषता बताना, किसी चीज की जो विशेषता बताएगा जो शब्द वो विशेषण होगा। अब यहाँ पर कौन किसकी विशेषता बता रहा है? देखिए लड़के की विशेषता लंबा, लड़का कैसा है? लंबा है, लड़के की विशेषता लंबा है, तो यहाँ पर ये लंबा शब्द है, ये आपका यहाँ पर विशेषण शब्द है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही है, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वह खेल रहा है, मैं किस प्रकार की क्रिया है? जो ये वाक्य है वह खेल रहा है, इसमें क्रिया बतानी है। ऑप्शन ए कृदंत, बी अकर्मक, सी सकर्मक, या डी संयुक्त क्रिया। तो देखिए साथियों जो आपका खेलना, हंसना, खाना, पीना, रोना, धोना, उड़ना, ये जो क्रियाएं होती हैं ये सभी आपकी अकर्मक क्रियाएं होती हैं, इनमें कोई कर्म नहीं होता है, ये आपकी अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। वह खेल रहा है, इसमें आपकी अकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोस आपको डेली मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।